जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा संस्थान महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्य के बारे में जानेंगे। आर्य कौन थे? ये सैम 1 CC1 पेपर का है। और मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले भी हम लोगों ने आर्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ों के घटनाओं और उनकी सोच के बारे में जाना था कि आर्य कहाँ से आए और उनकी स्थिति कैसी थी। इस वीडियो में और विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे कि आर्य कौन थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था, या आर्य भारत में जब आए तो उनकी स्थिति क्या थी, और आर्य सभ्यता ने हम लोगों के भारत में किस तरह की संस्कृति और किस तरह की विरासत या चीजें दी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आर्यों का परिचय। तो आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आए थे। उन्होंने भारत में एक बड़ी उच्च कोटि की सभ्यता स्थापित की थी। उनके शासक प्रजा की इच्छा अनुसार शासन करते थे। समाज में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। समाज में वर्ण विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था, ना कि जाति पाति के आधार पर, यानी कि जाति व्यवस्था नहीं थी। काम के हिसाब से आर्यों की स्थिति को बांटा गया था। हम लोग इसमें बहुत सारे विभिन्न मतों के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, या प्राकृतिक शक्तियों के देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। वरुण तथा इंद्र उनके मुख्य देवता थे। वे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे। उनका आर्थिक जीवन भी समृद्ध था। कृषि तथा पशुपालन उनके मुख्य व्यवसाय थे। व्यापार वस्तुओं के विनिमय के रूप में होता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए। आर्यों ने वैदिक साहित्य की रचना करके समस्त मानव जाति को एक मूल्यवान देन थी। यदि भारतीय लोग वैदिक काल के आर्यों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को पूरी तरह अपना ले तो भारत सचमुच ही धरती पर स्वर्ग बन जाएगी। आर्यों की गणना संसार की सबसे सभ्य जाति में की जाती है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य लंबे कद, गोरे रंग, हष्ट पुष्ट शरीर वाले और बहुत वीर होते थे। हजारों वर्ष पूर्व अपना निवास स्थान छोड़कर संसार के विभिन्न भागों में चले गए थे। उन्होंने इन देशों की सभ्यता तथा संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। आज भी यूरोप तथा एशिया के बहुत से लोग समय की आर्य कहलाने में गर्व का अनुभव लेते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान में अभी भी बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है, और इसके पहले वीडियो में मैंने बहुत सारे इतिहासकारों के बारे में भी आपको बताया कि उन्होंने उनकी सोच में आर्य किस किस एरिया से आए थे, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी विस्तार से पहले ये वीडियो में पढ़ा है। परंतु इस वीडियो में भी हम लोग जाने कि आर्य की जो स्थिति थी, या फिर आर्य को सप्त सिंधु सिद्धांत क्यों कहा गया था। तो ये भी हम लोगों के सवाल में आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि सप्त सिंधु सिद्धांत क्या है। तो डॉक्टर AC दास ने अपनी पुस्तक ऋग वैदिक भारत तथा डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी पुस्तक आर्यों का आदि देश में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कश्मीर, काबुल तथा कांधार के मूल निवासी थे। उन्होंने अपने मत के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किए थे, जैसा कि उनका पहला तर्क था कि ऋग वैदिक में केवल सप्त सिंधु प्रदेशों का वर्णन मिलता है। यदि आर्य बाहर से आए होते तो ऋग वैदिक में इसका उल्लेख अवश्य किया जाता। ऋग वैदिक में 7 नदियों के नामों का वर्णन आता है। वे सप्त सिंधु प्रदेश में हजारों वर्षों से बह रही है। तीसरा उनका मत था कि ऋग वैदिक में जिन वृक्षों, पशुओं तथा पक्षियों का उल्लेख आता है वे सभी सप्त सिंधु प्रदेश में मिलते हैं। चौथा उनका मत था कि ऋग वैदिक में इस बात का वर्णन आता है कि आर्यों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ तथा चावल आदि थे। यह सभी सप्त सिंधु प्रदेश में काफी मात्रा में उत्पन्न होते थे। पांचवा मत था कि ऋग वैदिक में इस बात का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता है कि आर्यों के पूर्वज सप्त सिंधु प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रदेश में बसते थे। कुछ इतिहासकार सप्त सिंधु सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन था कि यदि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे तो उन्हें ऐसे उपजाऊ प्रदेश को छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता थी। कुछ इतिहासकारों का यह मानना था कि ऋग्वेद में आर्य तथा दासों के मध्य हुए लड़ाइयों से ज्ञात होता है कि आर्य विदेश से भारत आए थे।
साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी मत था कि ऋग वैदिक में कुछ ऐसे भौगोलिक भागों तथा वृक्षों आदि का उल्लेख मिलता है जो कि सप्त सिंधु प्रदेश में नहीं होते थे। इन बातों से स्पष्ट है कि आर्य विदेश से भारत आए थे, यानी कि हर इतिहासकारों का अलग अलग मत था, परंतु सारे इतिहासकारों का रेफरेंस लेके ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। कुछ लोगों का ये मानना था कि उत्तरी ध्रुवीय सिद्धांत भी है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने अपनी विख्यात पुस्तक आर्किटिक होम इन द वेदांत में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य उत्तरी ध्रुव प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने ऋग्वेद तथा जैद अवस्था का गहन अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें से जो प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मिलता है वे सब उन दिनों उत्तरी ध्रुव में मिलते थे। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आर्यों के आदि स्थान पर बहुत शीत पड़ती थी, वहां 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती थी। ऐसा केवल उत्तरी ध्रुव प्रदेश में ही संभव था। बहुत सारे विद्वानों का यह मत है कि आर्य कौन थे, तो उनके बारे में भूवैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया था कि आदि काल में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता था तथा यहाँ रहना दुष्कर नहीं था। धीरे धीरे भौगोलिक परिवर्तनों के कारण जब यह क्षेत्र ठंडा होने लगा तो आर्यों ने इसे छोड़ दिया, कुछ अन्य यूरोपीय देशों में चले गए तथा कुछ भारत में ही आके बसे। हालांकि ये अलग अलग भिन्न है, अलग अलग मतभेद है, सोच है, परंतु आपको सबको लेके चलना है। कुछ इतिहासकार तिलक के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका यह कहना है कि ऋग्वेद में कहीं भी उत्तरी ध्रुव प्रदेश तथा आर्यों का बाहर से भारत आकर बसने का संकेत नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जिस उषा का वर्णन मिलता है वह उत्तरी ध्रुव प्रदेश की उषा नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि ऋग्वेद के एक मंत्र में इस उषा के पूर्व में उदय होने की बात कही गई है, जबकि अन्य मंत्र में ये पश्चिम में और दूसरी उत्तरी पूर्व ध्रुव में माना गया है। तिब्बती लोगों का भी ये मानना था कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल निवासी स्थान तिब्बत बताया है। उनके अनुसार यह लोग सूर्य तथा अग्नि के उपासक थे, क्योंकि वे ठंडे देश के निवासी थे। यह ठंडा प्रदेश तिब्बत ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जिन वृक्षों तथा पशु पक्षियों का उल्लेख किया गया है वे सभी इस बात या इस तथ्य पर है कि वो तिब्बत के रहने वाले थे और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ गई और उनका इस छोटे से देश में निर्वाह करना कठिन हो गया और अपने पड़ोसी देश में जाके बसे। यहाँ की जलवायु तथा भूमि उनके अनुकूल थी। डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वे लिखते हैं कि सूर्य तथा अग्नि की पूजा इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनका देश शीत प्रधान हो। उत्तरी ध्रुव प्रदेश में यद्यपि अधिक शीत पड़ती है, परंतु यहाँ के एस्किमो अग्नि की पूजा नहीं करते। पीरू में यद्यपि ठंड नहीं होती, फिर भी यहाँ के निवासी सूर्य की उपासना करते हैं। इसके अतिरिक्त तिब्बत की जनसंख्या मंगोल जाति के साथ संबंध रखती है, न कि आर्य जाति के साथ। चौथा मत ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो सिद्धांत था, जो डॉक्टर पी गाइलस तथा मैकडोनाल्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान ऑस्ट्रिया हंगरी था। वे लिखते हैं कि इन प्रदेशों की भाषाओं का संस्कृत भाषा के साथ गहन संबंध था। दूसरा, यहाँ के लोग गांव में रहते थे। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। वे गाय, बैल, कुत्ता, सुअर तथा घोड़ा आदि जानवरों से परिचित थे, जबकि हाथी तथा शेर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्हें समुद्र के बारे में बहुत सारी जानकारी भी नहीं प्राप्त थी। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था मध्य एशिया का सिद्धांत, जिसमें जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान पर भाषण में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों के पूर्वज मध्य एशिया में रहते थे। यहाँ से वे संसार के अन्य भागों में गए। संभव है कि जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों की खोज में निकल पड़े। आर्यों की जो शाखा भारत आई उसकी संतान भारतीय आर्य कहलाई। अनेक इतिहासकार मध्य एशिया के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका यह मानना है कि ऋग्वेद में कहीं भी मध्य एशिया का संकेत नहीं है। यदि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी होते तो आज भी उनके वंशज मध्य एशिया में अवश्य होते।
ऐसा भी माना जाता है कि कुछ अन्य सिद्धांत भी है कि अतिरिक्त आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कुछ अन्य सिद्धांत भी बहुत सारे जगह में प्रचलित है। जैसे कि जर्मन विद्वान पैंके ने आर्य जाति की विशेषताओं के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आर्य का मूल निवास स्थान उत्तरी जर्मनी था। नेहरिंग ने यूक्रेन को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। कोइनो तथा कुछ अन्य विदेशी विद्वानों के अनुसार आर्य यूराल पर्वत के मैदानी क्षेत्रों के निवासी थे, पर इन सिद्धांतों को अधिकतर इतिहासकार मान्यता नहीं देते। सर्वमान्य जो सिद्धांत थी वो था आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन करने के बाद अब हम प्रोफेसर मैक्स मूलर के मध्य एशिया के सिद्धांत को सर्वमान्य मानते हैं। इस सिद्धांत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। मध्य एशिया के लोग जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे उनमें से अधिकांश देवी देवताओं की पूजा आर्य लोग भी करते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्य लोग भारत में आगमन से पूर्व मध्य एशिया में ही रहते थे। हालांकि ये अभी भी बहुत सारे मतों में भिन्नताएं हैं। जैसे कि कुछ लोगों का यह मानना था आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका यह अर्थ है कि आर्य लोग भारत में आने से पूर्व पशुपालन के काम में लगे हुए होंगे। पशु चराने के लिए उपयुक्त स्थान मध्य एशिया के विशाल चारागाह हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि आर्य लोग शुरुआत में मध्य एशिया में रहते होंगे। चारे की कमी के कारण वहां से अन्य देशों में चले गए होंगे। आर्यों के वेदों तथा ईरानियों के प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकें जेत अवेस्था पढ़ने से ज्ञात होता है कि दोनों के पूर्वज इकट्ठे रहते थे। शायद यह देश मध्य एशिया ही हो सकती है। साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक दृश्यों तथा पशु पक्षियों का वर्णन आर्यों के ग्रंथों में आता है। वह सब मध्य एशिया में मिलते हैं, इसलिए इनका मूल स्थान मध्य एशिया भी हो सकता है। आर्यों के ग्रंथों से यह पता चलता है कि आर्य शुरुआत में समुद्र से परिचित नहीं थे। मध्य एशिया ही केवल ऐसा स्थान है जहाँ पे जो समुद्र से काफी दूर है। अधिकांश इतिहासकार मध्य एशिया के सिद्धांत से सहमत रखते हैं और अधिकांश इतिहासकार मध्य एशिया के सिद्धांत से सहमत नहीं रखते हैं। तो इसका यह मानना नहीं है कि आप सोच को कंफ्यूजन में लाओ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि दोनों ही रेफरेंस को लेके चलना है। परंतु जब भारतीय इतिहास या भारतीय पुरातत्व संस्थान जब ये बातों की गवेषणा की और उन्होंने ये पता किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, तो आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में ही पंजाब और हरियाणा क्षेत्र था। तो हम लोगों को सारे रेफरेंस को लेके चलना है। सारी जो विद्वान हैं जिन्होंने इन मत का प्रतिपादन किया उनकी सोच को भी लेके चलना है। और साथ में हमें अभी जो हम लोगों के भारत में जो ASI की रिसर्च हुई है उस हिसाब को भी कि हाँ आर्य हम ही लोग के मूल निवासी थे, मूल पूर्वज थे, जिसने हम लोगों की सृष्टि को आगे बढ़ाने या अपनी हम लोगों की स्थिति को आगे बढ़ाने में संभव प्रयास किया था। अब हम लोगों को मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि आर्य सिविलाइजेशन से पहले जो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री या हड़प्पन सिविलाइजेशन ये सब के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, जिससे आपको और स्थिति के बारे में गंभीरता से जानकारी मिलेगी।